तो हो गई कैबिनेट से, लेकिन क्या लगता है कॉपियां मिल पाई है अब तक? देखा है आपने क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है? क्योंकि आप लोग हो रहा है उसकी सरकार है और लगातार हम इसका विरोध करते रहे हैं। और ये सरकार जो है कभी नहीं चाहती थी कि इस झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू हो, लेकिन संविधान को अपने सीने से लपेट करके चलने वाले और मोहब्बत की दुकान खोलने वालों को मोहब्बत सिखा दी इस भारत के संविधान की आत्मा माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट। सारा ईसाइयों पर है क्योंकि ईसाई विरोधी आप कहते हैं, और क्या लगता है कि ईसाई को भी इससे फायदे होंगे? क्योंकि देखिए आज 24 दिसंबर को पेशा दिवस मनाया जाता है, आज 25 दिसंबर है और आखिर इसी बीच में यह लागू किया गया। ईसाई समुदाय के लोग तो लगातार इस पे हस्तक्षेप किए हैं, तो उनको फायदा कैसे हो सकता है? और अगर ये सरकार जो है किसी भी तरह छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम ये आदिवासी समुदाय के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग करेंगे और 29 में नामो निशान इनका नहीं होगा। क्योंकि एक व्यक्तिगत सवाल है, सुषमा बड़ाइक है, कई गर्मी में आपको कोई आरोप लगा रही है वो जिस हमारे पास सबूत भी। हाँ तो करने दीजिए, कोर्ट में बात करें, हमारे वकील से बात कीजिए। हमारे वकील जो है ऑलरेडी इस पे पिटीशन डाल चुके हैं, क्योंकि आपको किसी की व्यक्ति के ऊपर निजी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं कहा था। लेकिन मैं अभी कहना चाहती हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे फेक लेडी से लेडी कह दिया, जो वो खुद कह रही हैं, इसका प्रमाण भी है उनके सोशल मीडिया में, तो मैं इस विषय में उनसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। वो कह रही है कि मैं 2 बच्चे की माँ, 3 बच्चे की माँ हूँ और तीनों बच्चे जो हैं बलात्कारी पिता हैं और वो बच्चे वो रखी हुई हैं और बहुत प्यार से पाल रही हैं, तो उसको सम्मान करिए आप। हम तो अब मुझे बताइए कि 18 साल से पहले वो 2 बच्चे लेकर के आई थी क्या? मेरे घर के सामने रेंट पे वो लोग आए थे, वहाँ पे केस भी चल रहा है। इन लोगों को भगाया गया था, इन लोगों को छप्पर फाड़ करके इन लोगों को, इनके माँ को, बाप को, भाइयों को, सबको मार के भगाया गया था। मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अति का एकदम अति कर दी है। तो मैं आपको कह रही हूँ और किसी मीडिया में मैं ये बात नहीं करना चाहती। ऐसा कानून कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन एक तरफ खुशियां भी मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर चर्चाएं भी चल रही है। चर्चाएं इसलिए चल रही है क्योंकि अभी तक किन्हीं के पास कॉपियां नहीं आई है कि क्या कुछ उसमें लिखे हुए हैं, कितना हक अधिकार का जो बात था, क्या कुछ दायरे में उसको रखा गया है और कितनी हक अधिकार की बात उसमें आदिवासियों की है, यह जानना, उसको लेकर जो है परिचर्चा की जा रही है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत मौजूद है, आज भी जो है परिचर्चा की है। मैडम, आप लोग कैसे देखते हैं? वर्षों की मांग थी, पारित तो हो गई कैबिनेट से, लेकिन क्या लगता है कॉपियां मिल पाई है अब तक? देखा है आपने क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने जो मांग रखी थी उसमें कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो इन चीज़ों पर ध्यान रखा गया है, त्रुटियां है या सभी चीज़ों को सही माना गया है? देखिए, चूँकि पेशा अधिनियम कानून जो है 1996 24 दिसंबर 1996 में संसद भवन में पारित किया गया था। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के लिए ये पेशा अधिनियम कानून, जो स्वशासन को मजबूती देने के लिए, ग्राम सभा को मजबूती देने के लिए, हमारे तक विकास पहुंचने के लिए, या फिर सीधा संवाद हो पाए, हमारा सरकार को सीधा संवाद कर सके, इसीलिए हमारे लिए ग्राम सभा के लिए लगातार हमारे पुरखे लोग जो है संघर्षरत रहे हैं। और ये वर्तमान की सरकार जो है लगातार डिनाई कर रही थी, क्योंकि ये जो वर्तमान की सरकार है भूमाफियाओं के संरक्षण में है। यहाँ सरकार जो है जमीन माफियाओं का सरकार है, यहाँ कोयला माफियाओं का सरकार है, यहाँ पत्थर माफियाओं का सरकार है, यहाँ देखिएगा कि खनिज संपदाओं का जो लगातार खनन अवैध तरीके से हो रहा है उसकी सरकार है। और लगातार हम इसका विरोध करते रहे और ये सरकार जो है कभी नहीं चाहती थी कि इस झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू हो, लेकिन संविधान को अपने सीने से लपेट करके चलने वाले और मोहब्बत की दुकान खोलने वालों को मोहब्बत सिखा दी इस भारत के संविधान की आत्मा माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको, इन लोगों की जगह बताई है कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। और पेशा अधिनियम कानून जो है लगातार संविधान के मद्देनज़र को रखते हुए लगातार ये कई वर्षों तक तो धर्मांतरित ईसाइयों का इस पे हस्तांतरण रहा है ना। लगातार ये लोग ऑब्जेक्शन डालते रहे हैं कि नहीं, सो हमारे लिए भी ये कानून में जो है जगह होनी चाहिए। ये लोगों का डर था, इसकी वजह से बड़ी संख्या में ये लोग जो धर्मांतरित हुए हैं, इनका वोट बैंक की राजनीति के लिए वर्तमान की सरकार चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन
जब कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी जैसे पड़ती है ना, तो ये सरकार जो है संविधान से चलता है और संविधान की आत्मा इस न्याय का मंदिर में है। और न्याय का मंदिर जो फटकार लगाई तो इनके पास कोई जगह ही नहीं था। केंद्र की सरकार जब तक फंड नहीं देगी तब तक पेशा अधिनियम कानून लागू प्रखरता से नहीं होगा। जब ग्रामीणों के परिप्रेक्ष्य में कार्य नहीं होगा तो शायद पैसा देके केंद्र की सरकार क्या करेगी। तो इसलिए पैसा रोकी हुई थी। और अगर धरातल पे ये लागू होती है, पेशा अधिनियम कानून लागू होता है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की रक्षा होगी, जल जंगल जमीन की रक्षा होगी। आपका इशारा ईसाइयों पर है, क्योंकि जी। ईसाई विरोधी आप कहते हैं, और मुझे क्या लगता है कि कहा जाता है ईसाई को भी इससे फायदे होंगे? नहीं, ईसाइयों के क्योंकि भी- देखिए आज 24 दिसंबर को पेशा दिवस मनाया जाता है, आज 25 दिसंबर है और आखिर इसी बीच में यह लागू किया गया है। तो क्या आप इसे मानते हैं कि ये पॉलिटिकल भी किसी तरीके से देखा जा रहा है और इससे ईसाइयों को भी फायदा होने वाला है, आदिवासी जो धर्मांतरित हैं? ईसाई समुदाय के लोग तो लगातार इस पे हस्तक्षेप किए हैं, तो उनको फायदा कैसे हो सकता है। और अगर ये सरकार जो है किसी भी तरह छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो ये सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम ये आदिवासी समुदाय के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग करेंगे। और 29 में नामो निशान इनका नहीं होगा, क्योंकि पूरी जनता जान रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं। इनके परिवार में इनके वर्तमान के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी। और सबसे बड़ी बात है कि उनके देहांत के बाद महज 10 दिनों में उनका नेमरा गांव का जीर्णोद्धार होता है। वहां बिजली आती है, सड़कें आती है। तो 25 सालों में 25 गांवों को इन लोगों ने जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। तो दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी विधायक हैं, उनके भाई विधायक हैं, उनकी स्वर्गवासी भाई की पत्नी विधायक रही हैं। तो लगातार इनके यहाँ ये लोग कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान के इतने ज्ञाता हैं, तो संविधान के तहत हमारे लोगों का हनन क्यों किया इन लोगों ने, और क्यों हम लोगों से आंख में चौली का खेल खेल रहे हैं और अपने दलाल प्रवृत्ति के लोगों से ये अपनी जयकारा करवा रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है। तो हम भी देखते हैं इनकी जीत कैसे होती है। ग्राम सभा सबसे बड़ा होता है, ग्राम सभा का अवहेलना कोई नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि कुर्मी भी अब तेज हो जाएंगे कि एसटी में किसी तरीके से, चूंकि आप लोगों ने कुर्मियों का भी विरोध किया था, एक तरफ आप दो चीज़ें से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ आप क्रिश्चियनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुर्मियों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सर भी आपने मुड़वा लिया, सर पर पूरा एकदम काला बांध लिया है कपड़ा। क्या लगता है कि अब दोनों से आदिवासियों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पेशा कानून में तो आदिवासियों की मजबूती हो जाएगी शक्ति की? देखिए तो और चाहेंगे कि हो हम, इसीलिए तो मैंने लगातार और बार बार कई जनसभाओं के माध्यम से, जहाँ पे आप देखे होंगे कि कुर्मियों का विरोध कर रहे थे, हम तो हजारों हजार संख्या में, लाखों लाख संख्या में कई जिलों में हमने उलगुलान किया कि कुर्मी समुदाय को जो है आदिवासी सूची में ना शामिल किया जाए, क्योंकि टीआरआई रिपोर्ट भी 2004 में, 2005 में शायद 2004 या इस तरीके से कुर्मी समुदाय को लोगों ने डिनाई किया है। और लगातार लुकुर कमेटी का हवाला देने वाले लोग, लुकुर कमेटी के बिना जो है ये आदिवासियों का जो पांच मापदंड होता है उसमें ना ही आदिवासी फिट खाते हैं, ये जो बनना चाहते हैं कुर्मी समुदाय के लोग, वो फिट नहीं खाते हैं। कुर्मी समुदाय के लोग जो है पांचों मापदंड को पढ़ के देखिएगा, जो भौगोलिक जो परिवेश होनी चाहिए, जो पौराणिक संस्कृति होनी चाहिए, रूढ़िवादी परंपरा जो होनी चाहिए लोगों की, और जो शैक्षणिक जो पिछड़ापन है, वो सब कई ऐसी मापदंड है जो कि आदिवासियों को इंगित करते हैं। आदिवासियों की पहचान करने के लिए 5 मापदंड लुकुर कमेटी में ना ही धर्मांतरित ईसाई फिट बैठते हैं, क्योंकि धर्मांतरित ईसाई तो विदेशी धर्म को मानने वाले लोग हैं, विदेशी धर्म को मानने वाले, वहाँ से संचालित होने वाले लोग हैं। ये लोग तो हमारी परंपरा, रूढ़िवादी संस्कृति को छोड़ चुके लोग हैं। अगर आप पहनिए, कपड़ा से जज नहीं किया जा सकता, लेकिन संस्कृति, परंपरा, आपका जीना से लेकर के मृत्यु तक, या फिर वैवाहिक संस्कार की बात कीजिए, हमारा हिंदू धर्म की बात कीजिए, चाहे ईसाई की बात कीजिए, चाहे मुसलमान की बात कीजिए, सभी से भिन्न है। और कुर्मी समुदाय यहाँ कहीं नहीं दिखाई देते हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए कभी वो कुर्मी समुदाय आदिवासी नहीं बन सकते हैं। निशा जी, एक व्यक्तिगत सवाल है, सुषमा बड़ाइक है, कई गंभीर में आपको कोई आरोप नहीं लगा रही है, वो जिस हमारे पास सबूत भी है। हाँ, तो करने दीजिए, कोर्ट में बात करें, हमारे वकील से बात कीजिए। हमारे वकील जो है ऑलरेडी इस पे पिटीशन डाल चुके हैं, क्योंकि आपको किसी की व्यक्ति के ऊपर निजी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कभी कहा था? नहीं कहा था, लेकिन मैं अभी कहना चाहती हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे फेक लेडी से लेडी कह दिया, जो वो खुद कह रही हैं, इसका प्रमाण भी उनके सोशल मीडिया में, तो मैं इस विषय में उनसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। वो कह रही हैं कि मैं 2 बच्चे की
माँ, 3 बच्चे की माँ हूँ और तीनों बच्चे जो हैं बलात्कारी पिता हैं और वो बच्चे वो रखी हुई हैं और बहुत प्यार से पाल रही हैं, तो उसका सम्मान करिए आप एलिगेशन पे एलिगेशन किसी पे नहीं लगा सकते। अपने कैरेक्टर और अपने इसमें असिस्ट करना चाहिए, लोगों को अपने आप में देखना चाहिए। और जहाँ तक रही बात की उसकी, तो वो कह रही है कि दोस्त हैं हम, तो अब मुझे बताइए कि 18 साल से पहले वो 2 बच्चे लेकर के आई थी क्या? मेरे घर के सामने रेंट पे वो लोग आए थे, वहाँ पे केस भी चल रहा है। इन लोगों को भगाया गया था, इन लोगों को छप्पर फाड़ करके, इन लोगों को, इनके माँ को, बाप को, भाइयों को, सबको मार के भगाया गया था। मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अति का एकदम अति कर दी हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ, और किसी मीडिया में मैं ये बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको तथ्य की जानकारी लेनी है तो आप जाइए गुमला। मेरे घर के सामने वो ज़रूर रहती थी, हम लोग पानी भी कभी मना नहीं किया, हमारे घर के कुएँ से पानी ले जाती थी, वहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं था। ये कह रही है पानी पीना पसंद नहीं करते। ये लोग इतनी दरिद्रता में जिए हैं, तो वो लोग आज तक यही सिर्फ जानते हैं लोगों को कैसे ब्लैकमेल किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मैं एक ही बात करना चाहती हूँ, इस विषय में बात करनी है। तो अगर मैं बचपन की दोस्त होती तो मेरे भी 2 बच्चे होते, तब वो आती तो बचपन के दोस्त होते, लेकिन वो 2 बच्चे लेके आई हमारे घर के सामने। कभी मेरे साथ स्कूल पढ़ी नहीं, उससे पूछिएगा कितनी पढ़ी है। मैं मास्टर्स की हूँ जर्नलिज्म में, मुझे लगता है वो मैट्रिक भी नहीं लिखी है। तो भाई आप पूछिएगा कि भाई बचपन के दोस्त हम कब से हो गए। तो ऐसे अनर्गल बात करने वाले लोग, जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपना पूरा ईमान बेच देने वाले लोग, ऐसी बात घटिया प्रवृत्ति के लोग, पूछिएगा। जिस 15,000 की बात करिए, 1.5 लाख रुपया, या फिर मेरे वकील बात करेंगे। क्या ये राजनीतिक हाँ, द्वंद्वता ये है राजनीतिक आपकी लोकप्रियता से? ये वो चाह रहे गए हैं, जिन लोग घबरा गए हैं, और वो अगर कहती हैं मेरे साथ खुद घटना ऐसी घटी और मेरे पास फुटेज है। अगर ठीक है घटना घटी है तो आप क्यों कोर्ट नहीं गई? आप बताइए। आप उसके बावजूद लगातार आप हमसे साड़ी ले रही हैं, पैसे ले रहे हैं, और आप कह रही हैं आपकी बहन के साथ भी आकर के मेरी सुनसान जगह, अब सोच लीजिए कि हमारा ढाबा जो है खुट्टी रोड में, वहाँ तक पहुँची हैं वो। तो मैंने तो नहीं बुलाया था, वो खुद पहुँच रही हैं। मैंने जिस समय में उसको ज़रूरत थी किसी से, उसको खुद मिलना था। और सबसे बड़ी बात है कि उसको जब जब पैसे की ज़रूरत पड़ी है, और इसका प्रमाण वो क्या देंगे, मैं दूंगी। हमारे पास लोगों का प्रमाण है। और एक इतनी घटिया मानसिकता के लोग, जो कि 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई हमारे साथ हुई नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको भाई बोल रही हूँ मैं, पूरे झारखंड मेरे लिए आज भाई और बहन का रिश्ता को प्रगाढ़ता के साथ देख रहा है। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है, हाँ, तो आप बताइए ना मुझे। अगर वो मुझे बोल रही है बेटी बेचवा, मेरे 2 भाई हैं और मैं अकेली हूँ, और मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई है। उसमें बड़े भाई की बेटी जो 4.5 साल की है, जिसको मैं 40 बार भी नहीं मिली होंगी, उसको 40 बार भी इसलिए नहीं मिली होंगी क्योंकि मैं समाज का काम शुरू से कर रही हूँ और लगातार करते आ रही हूँ। मैं परिवार को दरकिनार करके मैं समाज को प्रायोरिटी देती हूँ। ये लोग मुझे बताएंगे कि राजनीति या फिर सामाजिक कार्य हो रहा है, तो ये राजनीति करने वाले लोग लगातार बात करेंगे। इसलिए जो हमारे एडवोकेट हैं अरविंद भगत जी, उनसे बात करेंगे वो, तो मुझे लगता है कि बेहतर वो बता पाएंगे कि कहाँ तक प्रावधान हुआ है। और जिन लोगों ने भी मेरे बारे में घटिया एलिगेशन लगाई है, वो अगर उनके पास प्रमाण है तो मेरे पे केस करना चाहिए था। वो जब इतने बड़े डीआईजी नटराजन, जो कि आईपीएस रहे, जो उनको जेल की सलाखों पे पहुंचाने का, उनकी नौकरी खा जाती है, उनका बेटा जो है सुसाइड कर लेता है, उनकी पत्नी की वो भी मर जाती हैं, जब उनका परिवार तहस नहस हो गया, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? डीआईजी नटराजन केस की बात कीजिए, आज मीडिया में भी बैन है बात करना, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। तो भाई ऐसे लोगों के बारे में बोल करके अपने समाज को दिख पर भी सवाल खड़े करे कि नहीं ऐसा नेता चुने आप जो इस तरह के भाई मेरा समाज तय करेगा, वो क्यों तय करेगी जो समाज से खुद बहिष्कृत हो? भाई बात करें ना, कितने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, धर्मांतरित देसाइयों के अलावा, अजय तिर्की के अलावा। हाँ, तो भाई अब देखना है कि चौथा जो है ना कौन आता है और क्या होता है। इसलिए मेरे वकील बात करेंगे, इस पर मैं बात नहीं कर सकती। धन्यवाद। चलिए, ये थी हमारे साथ निशा भगत, जिन्होंने सभी मुद्दों पर बातचीत की और पेशा कानून से लेकर व्यक्तिगत से लेकर राजनीतिक और सभी सवालों का खुलकर जवाब दिया है। उम्मीद लगे यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।